प्रकाश पिक्चर्स के मालिक विजय भट्ट और उनके भाई शंकर भट्ट पिछली कई फिल्मों में हुए भारी घाटे के चलते दिवालिया होने की कगार पर कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने प्रकाश स्टूडियो बंद करने का फैसला किया और ताला लटकाते वक्त वहां संगीतकार नौशाद आ गए। कंपनी की खराब माली हालत के बारे में उन्हें पता था, लेकिन स्टूडियो बंद हो जाएगा उन्होंने सोचा न था। वो विजय भट्ट को अच्छी तरह जानते थे, ये भी कि उसूलों के पक्के विजय जिस तरह की सोशल और डिवोशनल फिल्में बनाते थे वो नई सिनेमाई डिमांड और ट्रेंड का मुकाबला नहीं कर पाए। विजय भट्ट ने बुझे मन से कहा, नौशाद साहब अब किसी फिल्म के मुहूर्त पर तो नहीं बुला पाऊंगा, इसे क्लोजिंग सेरेमनी मानकर इन ताले चाबियों को हाथ लगा दीजिए, एक यादगार की खातिर। नौशाद का दिल भर आया। उन्होंने विजय भट्ट से कहा, हौसला मत हारो, अगर मेरी मानो तो एक आखिरी कोशिश कर लो, मुझसे जो बन पड़ेगा पीछे नहीं हटूंगा, मगर स्टूडियो बंद मत करो। कुछ किताबों और सिनेमैटिक ट्रिविया की माने तो विजय भट्ट ने वहीं नौशाद साहब को दिल की बात सुनाई कि वो शास्त्रीय रागों पर आधारित एक म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहते हैं तानसेन के ऊपर, और उसके लिए नौशाद साहब से बेहतर संगीत निर्देशक कौन हो सकता है। नौशाद अली को ये आइडिया इसलिए आकर्षित कर गया कि वो खुद शास्त्रीयता और रागों से खेलने के शौकीन थे, लेकिन कमर्शियल डिमांड के आगे उनका ये शौक पूरा नहीं हो पाया था। हालांकि रिस्क भी था, एक तो फिल्म मेकर पहले ही तंगहाली से गुजर रहा था और ऐसी फिल्मों का चलना किसी चुनौती से कम नहीं था। फिर भी उन्होंने सलाह दी कि क्यों न तानसेन के बजाय बैजू बावरा पर फिल्म बनाएं, क्योंकि बैजू का जीवन और तानसेन के साथ उनके मुकाबले के प्रसंग फिल्म को ज्यादा नाटकीय बनाएंगे और संभव है कि ये कहानी टिकट खिड़की पर भी भीड़ जुटा ले। विजय भट्ट तो ऐसे चहके मानो नौशाद ने उनके दिल की बात छीन ली हो। फिर बैठकें हुई और कहते हैं कि फिल्म की पटकथा तैयार होने से पहले ही नौशाद साहब ने उन्हें कुछ धुनें सुना डाली जो अरसे से उनके जहन में तैर रही थी। जिया सरहदी और रामचंद्र ठाकुर से कहानी लिखवाई गई और आर.एस. चौधरी ने स्क्रीन प्ले तैयार किया। विजय भट्ट और उनके भाई के लिए फिल्म करो या मरो वाली थी, ऐसे में वो इसमें जी जान झोंक कर लगे थे। लीड रोल में उन्होंने तब के उभरते सितारे दिलीप कुमार और नरगिस को कास्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उनसे इस बारे में बात की तो माली हालत आड़े आ गई। दिलीप कुमार और नरगिस दोनों को कहानी पसंद थी, लेकिन तब वो किसी चैरिटी या रियायत के मूड में नहीं थे। दिलीप कुमार हाल की कुछ फिल्मों जुगनू, अंदाज और अब बाबुल की सफलता से बड़े स्टार्स में शुमार हो गए थे। वहीं नरगिस तो राज कपूर संग कहर ढा रही थी। दोनों की फीस इस फिल्म के कुल बजट से कहीं ज्यादा थी। विजय भट्ट एक बार फिर नौशाद के यहाँ लौटे। नौशाद जो खुद बतौर संगीतकार कोई फीस नहीं ले रहे थे कि अगर फिल्म चल गई तो जो बन पड़े दे देना, पैशनेटली इसके संगीत संयोजन में डूबे थे। तब राग आधारित गानों के बजाय कमर्शियल ट्यूनिंग को ज्यादा भाव मिल रहा था। यही वो प्रोजेक्ट था जहां नौशाद अपनी संगीत साधना की नुमाइश भी कर सकते थे। उन्होंने विजय भट्ट से कहा, तुम किसी स्टार विस्टार के चक्कर में मत पड़ो, स्टार वैल्यू के आगे कहानी दब जाएगी, कोई नया कलाकार ढूंढते हैं, अगर ये फिल्म चली तो ये उन्हें भी स्टार बना देगी। लीड किरदार बैजू के रोल के लिए जिस भारत भूषण को चुना गया वो बीते कई साल से स्ट्रगल ही कर रहे थे। नायिका गौरी के रोल के लिए नौशाद की सिफारिश पर जिस 17 साल की महजबी बानो को चुना गया वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तो लंबे समय से पर्दे पर थी, लेकिन उसे क्या दुनिया को भी अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म न केवल उसे बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाने जा रही है, बल्कि बतौर नायिका उस मुकाम तक ले जाएगी जहां बड़ी बड़ी हीरोइनें उसके चार्म को तरस जाएंगी। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद अभी वो होना बाकी था जिसने इस फिल्म ही नहीं इससे जुड़े सभी लोगों की तकदीर बदल दी। चूंकि इसका म्यूजिक ट्रैक शुद्ध शास्त्रीय रागों पर आधारित था, ऐसे में दो क्लासिकल सिंगर्स उस्ताद आमिर खान और डी.बी. पालुस्कर को डेब्यू कराया गया। वहीं तब के उभरते गायक मोहम्मद रफ़ी को 13 में से 7 गाने अलॉट करते हुए नौशाद साहब ने कहा था, अगर तुमने इन गानों में जान डाल दी तो मैं दावे से कहता हूं कि ये फिल्म तुम्हें उस मकाम पर ला खड़ा करेगी जहां कोई फिल्मी गायक आज तक नहीं पहुंचा। और इसे एक मजे हुए मौशिकार या उस्ताद की पेशगोई कह लीजिए या फिर किस्मत की लेखी,
मुश्किल रागों पर आधारित तमाम धुनों पर मोहम्मद रफ़ी ने कलेजा चीर कर गाया। मन तरपत हरिदर। गीतकार शकील बदायूनी ने विशुद्ध हिंदी में जो कलम चलाई थी वो तो था ही काबिले तारीफ। मोहम्मद रफ़ी सुरों को जिस ऊंचाई तक ले गए, सुरों ने उनके करियर को भी वही ऊंचाई बख्शी। ओ दुनिया के रखवाले, मन तरपत हरिदर। खुद नौशाद ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि ये फिल्म मेरे लिए ही नहीं, रफ़ी साहब के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मुझे उन दोनों पर भरोसा तो था, लेकिन रफ़ी उसमें इस कदर जान डाल देंगे ये तभी पता चला जब रिकॉर्डिंग रूम में उनके हर गाने के बाद ऐसे सन्नाटा पसर जाता मानो किसी ने सबको हिप्नोटाइज कर दिया हो। प्यार की नगरी अब तो नीर बहाले। उधर नौशाद साहब गानों की रिकॉर्डिंग में जुटे थे, इधर प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजय भट्ट फाइनेंसर्स के दरवाजे खटखटा रहे थे। बात जब इंडस्ट्री में फैली कि कंपनी बंद करने जा रहा विजय भट्ट अब एक और फिल्म बना रहा है और वो भी क्लासिकल सिंगर बैजू बावरा की जिंदगी पर, तो कई लोगों ने विजय भट्ट का ही मजाक उड़ाते हुए उन्हें वीजू बावरा कहना शुरू कर दिया। यानी आदमी बावरा या पागल हो गया है जो इस तरह का रिस्क ले रहा है। लेकिन दोस्तों, रौंदे गए रास्तों पर चलते हुए किस्मत नहीं पलटती। लीक से अलग हटकर उम्मीदों से परे कुछ कर गुजरने का नाम ही कारनामा है। जैसे फिल्म में बैजू बावरा ने सुर सम्राट तानसेन को टक्कर दी, वैसे ही अक्टूबर 1952 को रिलीज हुई कौड़ियों के मोल में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महबूब खान की मेगा बजट टॉप ग्रॉसिंग फिल्म आन को टक्कर दे डाली। और इत्तेफाक की इसमें दिलीप कुमार लीड रोल में थे, जिन्हें आगे चलकर बैजू बावरा में काम न कर पाने का मलाल रहा। इसने लीड एक्टर भारत भूषण और हीरोइन मीना कुमारी को रातों रात वहां ला खड़ा किया जहां कास्टिंग के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। नौशाद के संगीत का दुनिया ने लोहा माना। मोहम्मद रफ़ी को शोहरत, वो इज्जत नसीब हुई जिसने उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। गुरु ज्ञान कहाँ से। ये फिल्म आगे चलकर 17 भाषाओं में सबटाइटल के साथ करीब 28 देशों में रिलीज की गई थी। इसने उस दौर में 1.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर फिल्मी दुनिया को चौंका दिया था। विजय भट्ट की जिंदगी और कंपनी दोनों पटरी पर लौट आईं और आगे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लंबी पारी खेली। हालांकि ये कल्ट क्लासिक फिल्म आज भी अपने संगीत के लिए ज्यादा जानी जाती है। राज तरपत सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ बिनती करत हूँ अब तो नीर बहाले।